नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध। काबुल से 168 लोगों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत लाया गया। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट कम से कम 7 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से इस महीने की 29 तारीख तक विशेष सप्ताह के आयोजन का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वित्त मंत्रालय ने आयकर ई फाइलिंग पोर्टल को अब तक सुचारू नहीं बनाए जाने के कारण इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल प्रकाश को कल बुलाया। देश भर में रक्षाबंधन की धूम और इस महीने की 24 तारीख से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ी 9 खेलों में भाग लेंगे। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। कोच्चि में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की है और विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया है, उन्हें स्वदेश लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अफगानिस्तान से 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 लोग आज भारतीय वायुसेना की विशेष उड़ान से काबुल से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। इससे पहले अफगानिस्तान के काबुल से सुरक्षित दोहा ले जाए गए 135 भारतीयों को कल रात भारत वापस लाया गया। दोहा में भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर तरह की सहायता प्रदान की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि तजाकिस्तान से 87 भारतीयों को ला रही एयर इंडिया की उड़ान कल रात नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। नेपाल के 2 नागरिकों को भी अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2 और उड़ानों के जरिए बाकी लोगों को भी लाया जाएगा। भारत तजाकिस्तान के दुशांबे और कतर के रास्ते अपने नागरिकों को विमान से वापस ला रहा है। भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में अपने राजदूत सहित अब तक लगभग 180 लोगों को वापस ला चुकी है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से अपील की है कि सहायता की आवश्यकता होने पर वे विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करें। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की वापसी और अन्य सहायता के लिए तालमेल बिठाने के प्रायोजन से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। ये लोग देश छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हालात को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर गोलियां दागी हैं और लोगों पर लाठियां बरसाई हैं। इस कार्रवाई में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। ये बंदूकधारी लोगों को लाइन में लगाने का प्रयास कर रहे थे। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ 14 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 52,23,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.57% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक के स्तर पर है। कल 38,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में कल कोविड से 30,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 3,53,000 से अधिक है। संक्रमित हुए व्यक्तियों में से मात्र 1.09% रोगी ही उपचाराधीन हैं। कल कोविड से 403 लोगों की मौत हुई। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन के नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल्याण सिंह ने जन कल्याण को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। लखनऊ में आज कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। वे ईमानदारी और योग्य प्रशासक का पर्याय बन गए थे। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन को प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री कल्याण सिंह के कल निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ से अलीगढ़ में महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया, जहां आम जनता उन्हें अंतिम विदाई देगी। उनका अंतिम संस्कार कल नरोरा में गंगा नदी के किनारे किया जाएगा। एक रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पैदा कल्याण सिंह की 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली भाजपा सरकार बनाने में अहम भूमिका थी और इसीलिए पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। 1997 में भी उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन धीरे धीरे उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए। यहीं से कल्याण सिंह के करिश्मे के अंत की शुरुआत हुई। बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2004 में वो वापस भाजपा में आए, लेकिन
लेकिन 2009 में उन्होंने एक बार फिर पार्टी छोड़ दी और अपने पुराने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन कर लिया। बाद में वो फिर से भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया, जिस पद पर वो सितंबर 2019 तक रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री का पूर्वोदय दृष्टिकोण देश के पूर्वी हिस्से में बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करेगा। ओडिशा में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री प्रधान ने आज भुवनेश्वर में कहा कि पूर्वी भारत में ओडिशा विकास का केंद्र होगा। एक रिपोर्ट। श्री प्रधान ने भारतमाला परियोजना के तहत तटीय राजमार्ग भुवनेश्वर रिंग रोड पारादीप से बाडबिल तक 8 लेन का आर्थिक गलियारा तथा अन्य परियोजनाओं की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के निदेशकों और कुलपतियों के साथ विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। आकाशवाणी समाचार के लिए भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख को कल बुलाने का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने पूछा है कि 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी आयकर दाखिल करने के लिए निर्मित ई पोर्टल अब तक ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। गौरतलब है कि नया पोर्टल आरंभ होने के साथ ही इसमें कई त्रुटियां पाई गई थीं, जिनके चलते आयकरदाता अपना कर दाखिल नहीं कर पा रहे थे। श्री पारेख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के समक्ष ये स्पष्ट करना होगा कि पोर्टल अब तक सुचारू रूप से कार्य क्यों नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी की शुरुआत करेंगी। ये केंद्र सरकार की ग्राउंडफील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में पूरी की जाने वाली पाइपलाइन परियोजना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध। काबुल से 168 लोगों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत लाया गया। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट कम से कम 7 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से इस महीने की 29 तारीख तक विशेष सप्ताह के आयोजन का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वित्त मंत्रालय ने आयकर ई फाइलिंग पोर्टल को अब तक सुचारू नहीं बनाए जाने के कारण इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलील प्रकाश को कल बुलाया। देश भर में रक्षाबंधन की धूम और इस महीने की 24 तारीख से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ी 9 खेलों में भाग लेंगे। रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक आज सुबह कश्मीर के हिमालय में पवित्र गुफा में ले जाई गई। छड़ी मुबारक को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज पूजा अर्चना और अन्य रस्में अदा करने के लिए ले जाया गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा से लाइव टेलीकास्ट और सुबह तथा शाम की आरती के प्रसारण की व्यवस्था की। कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबहेड़ा इलाके के थजबाहिरी में स्थित श्री अमरनाथ जी की पवन यात्रा से पहले दर्शन स्थल छोटा अमरनाथ में पूजा अर्चना की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पवित्र छड़ी मुबारक को आज महंत दीपेंद्र जी के नेतृत्व में श्रीनगर से पवित्र अमरनाथ ले जाया गया। पारंपरिक अनुष्ठान और वैदिक मंत्रों के साथ पवित्र गुफा में कुछ साधुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। कोविड महामारी के कारण आम जनता के लिए इस वर्ष यात्रा को रद्द कर दिया गया था। आज की इस पूजा अर्चना के साथ ही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा भी सम्पन्न हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कल से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। इस दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगी। दूरदर्शन देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का महोत्सव आयोजित करेगा। इस दौरान स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने और रक्षा तथा अंतरिक्ष जैसे विषयों पर दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पत्र सूचना कार्यालय PIB आजादी के अमृत महोत्सव पर माइक्रोसाइट शुरू करेगा, जबकि ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन BOC संविधान निर्माण पर पुस्तक जारी करेगा। BOC 75 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की प्रेरक कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। गीत और नाटक कलाकार नुक्कड़ नाटक, जादू, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के संदेश का प्रचार करेंगे। प्रकाशन विभाग स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारियों पर ऑनलाइन क्विज आयोजित करेगा और विभाग द्वारा प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों पर पॉडकास्ट श्रृंखला चलाई जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपने वेबसाइट पर आभासी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करेगी। फिल्म डिवीजन भारत में चलचित्र निर्माण में तकनीकी प्रगति के विषय पर वेबिनार और ऑनलाइन फिल्म समारोह आयोजित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल एड्रेस amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे भीकाजी कामा और गोसाई भाई पटेल की और बताएंगे कुछ भूली बिसरी घटनाओं के बारे में भी। आज ही के दिन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीकाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदनलाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में प्रसिद्ध हुईं।
संचार रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई। आज के दिन के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि ठीक 100 वर्ष पहले यानी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को ब्रिटिश शासन से असहयोग के अभियान की अपील की। लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार शुरू कर दिया और कर भुगतान से मना कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस तरह के कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में उनके दिन गिनती के रह गए हैं। आज ही के दिन गुजरात के स्वाधीनता सेनानी गोसाई भाई पटेल ने मतवाड़ में 3 राष्ट्रवादियों की हत्या के विरोध में ब्रिटिश सिपाही से राइफल छीन ली और राइफल के बट से प्रहार किया था। हालांकि गोसाई भाई गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत के प्रति आकर्षित थे, लेकिन वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ हिंसक घटनाओं में भी शामिल रहे। गोसाई भाई और उनके मित्रों ने पुलिस थाने पर हमले किए और बंदियों को छुड़ाने में सफल रहे। गोसाई भाई पटेल सफल राजनेता बने। उन्हें 3 बार गुजरात विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने दांडी में विकास कार्य भी कराए। बाद में गोसाई भाई पक्के गांधीवादी बनकर उभरे। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पे अनेक पुस्तकें लिखी और 90 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु पर्यंत समाज कार्य से जुड़े रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज ही के दिन 1639 में तत्कालीन मद्रास की स्थापना हुई, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास की स्थापना स्थानीय नायक शासक से खरीदी गई जमीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 71 साल पहले आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्रता सेनानी शोएबुल्लाह खान को कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों ने गोली मार दी थी। शोएबुल्लाह खान इमरोज पत्रिका के संपादक थे। शोएबुल्लाह कासिम रिजवी के स्वतंत्र हैदराबाद के विचार के खिलाफ थे। वे इस बात के पक्षधर थे कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो। शोएबुल्लाह के इस अविस्मरणीय योगदान के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने उनके नाम पर पत्राचार के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक देने की शुरुआत की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार। स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। पैरालंपिक 2021 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन,
भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती रखेंगे। भारत द्वारा किसी भी पैरालंपिक में भेजा गया ये सबसे बड़ा दल है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स का हिस्सा हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को ओलंपिक में शामिल सैनिक खिलाड़ियों को सेना खेल संस्थान पुणे में सम्मानित करेंगे। दुबई में एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वमित्र चोंगथम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के मुरातुल पर 5-0 से जीत दर्ज की। विश्व युवा चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विश्वमित्र को तकनीकी दक्षता और शानदार खेल की बदौलत विजेता घोषित किया गया। विश्वमित्र के अलावा अभिमन्यु, दीपक और प्रीति ने भी अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लेह में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेंगे। दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गुवाहाटी में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में सामान्यतः बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि जम्मू उत्तर भारत में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी हस्तक्षेप की बदौलत ये संभव हो रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू में शीघ्र ही औद्योगिक क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें से ज्यादातर स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे नौकरी पाने की बजाय नवाचार आधारित स्टार्टअप शुरू करके रोजगार प्रदाता बने। आज विश्व संस्कृत दिवस है। इस दिन को विश्व संस्कृतम दिनम भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत भाषा संबंधी ये वार्षिक आयोजन है और इसका उद्देश्य इस भाषा को पुनर्जीवित करने और इसे बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। हिंदू पंचांग के श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। संस्कृत संगठन संस्कृत भारती इस दिवस को बढ़ावा देने के कार्य में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में संस्कृत में अपने संदेश में कहा कि प्राचीन भाषा होने के साथ साथ संस्कृत आधुनिक भाषा भी है, जिसमें गहन ज्ञान तत्व हैं। इस भाषा को सरलता से उपयोग किया जा सकता है और अधिक से अधिक लोगों को संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय क्षेत्र में अनजाने में घुसे एक पाकिस्तानी नागरिक को कल मानवीय आधार पर पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध। काबुल में 168 लोगों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत लाया गया। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट कम से कम 7 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से इस महीने की 29 तारीख तक विशेष सप्ताह के आयोजन का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वित्त मंत्रालय ने आयकर ई फाइलिंग पोर्टल को अब तक सुचारू नहीं बनाए जाने के कारण इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल प्रकाश को कल बुलाया। देश भर में रक्षाबंधन की धूम और इस महीने की 24 तारीख से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ी 9 खेलों में भाग लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।